आइए बच्चों, और आज हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का अब समय आने वाला है और इसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। दिन रात लगे होंगे मेहनत से और सभी सब्जेक्टों के आप पेपर तैयार कर रहे होंगे, उनका रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ नया करते हैं और जिससे बोर्ड परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। इसके लिए आपको पिछले वर्षों के जो भी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर्स हैं, मॉडल पेपर हैं, उनको अब हल करना शुरू करना पड़ेगा। तो आज के ही इस सेगमेंट में हम शुरू करेंगे और यूपी बोर्ड 2025 का कक्षा 10 हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान में किस चीज का, सोशल साइंस में। अब सोशल साइंस में हम आज क्या देखने वाले हैं, मॉडल पेपर देखने वाले हैं। अब सोचिए कि अलग अलग बुकों में आपके जो भी क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें मॉडल पेपर तो दिए रहते हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं होते और आपको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सोचते हैं कि कैसे आखिर इसका आंसर लिखें, कितना बड़ा लिखें, किस तरीके से लिखें। तो इसके लिए बड़ी परेशानी है और पूरी बुक में भी निकालने पे आपको सही चीज जो कि सरल भाषा में हो नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे आज हमने इस सीरीज को शुरू की है जिसमें आज हम लोग सेट एक की बात करेंगे जिसमें यूपी बोर्ड का 2025 का जो पेपर है, यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, उस मॉडल पेपर को आज हम हल करेंगे और जहां आवश्यकता होगी उसमें व्याख्या भी हम यहाँ पे देंगे। साथ में सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि जो मानचित्र के प्रश्न आते हैं, मैप आधारित आते हैं, उनको भी आज यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे और उसको हल करेंगे कि मैप को फिल कैसे करें हम लोग। तो शुरू करते हैं आज हम लोग और बात करेंगे सामाजिक विज्ञान में सॉल्व्ड मॉडल पेपर। इसका मतलब मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में शो हो रहा है कि बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 ये आपके पास पेपर सामने है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे और पूरे लिखे रूप में सरल शब्दों में इसको हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं यूपी बोर्ड 2025 का कक्षा 10 सोशल साइंस में मॉडल पेपर और इसका सेट एक। और स्क्रीन पे आपके ये सामने पेपर आ गया जिसमें जो यूपी बोर्ड 2025 का ऐसा ही पेपर आपको 2026 में मिलने वाला है। अब 2026 में हाई स्कूल के परीक्षार्थी को ऐसा ही पेपर मिलेगा, बस इसमें 25 की जगह 26 लिखा होगा और पैटर्न यही रहेगा। इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि कितने कितने नंबरों का आएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो पूरा पेपर है वो दो खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ होगा वो ओएमआर शीट में आपको जो आपके खाने होंगे उनको आपको ब्लैक करना पड़ेगा, गोलों को ब्लैक करना पड़ेगा। जो 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं आपके, ठीक है, और उसमें आपके ये 20 क्वेश्चन होते हैं। अब जो 20 क्वेश्चन इसमें होंगे तो ये भी सोचना है आपको कि हम क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ओएमआर का ये आगे अगला हिस्सा है, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गए और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ये सामने मिल गए जो कि लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर बाद में ये मानचित्र के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को हल करने के लिए कैसे करना है हमको। लेकिन इससे पहले ये भी जान कर ले हम लोग कि ये कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो खंड आ होगा आपका, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ओएमआर से संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 अंक के होंगे और ये कंप्यूटर से आपकी ओएमआर चेक होती है, इसलिए आपको बिल्कुल सही सही गोलों को ब्लैक करना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी तरह की चूक न होनी पाई चाहिए, इसीलिए मैंने अभी तक के सेटों में बहुविकल्पी प्रश्नों के सेट दिए हैं 100 क्वेश्चनों के, जिनका अभ्यास आप लोग कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस पेपर में जो खंड बा होगा हमारा, उस खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे फर्स्ट पार्ट में, जिनका आंसर 80 शब्दों में हमको लिखना होगा
और ये कितने अंक के आएंगे? 16 अंक के आएंगे। इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से होंगे। पहला क्वेश्चन इतिहास से होगा, फिर आपका नागरिक शास्त्र से होगा, फिर भूगोल से होगा और इसके बाद अर्थशास्त्र से होगा। इस तरह इस वर्णनात्मक फर्स्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे आपके और 4-4 नंबर के आएंगे, तो 16 अंक का ये वर्णनात्मक फर्स्ट बनेगा। इसके बाद और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो खंड बा में ही वर्णनात्मक सेकंड पार्ट आएगा हमारा। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 150 शब्दों में आपको आंसर लिखना है और इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे अथवा लगे हुए होंगे। टोटल 24 अंक का होगा। इसका मतलब एक प्रश्न 6 अंक का होगा। इसमें भी चारों सेगमेंट आपके होंगे, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। जो तीसरा पार्ट होगा वो भी खंड बा के अंतर्गत माना जाएगा और इसमें आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पे बनेंगे भारत के मानचित्र में, एक इतिहास के सेक्शन से बनेंगे और एक भूगोल के सेक्शन से बनेंगे। 5-5 अंकों के आएंगे और 10 प्रश्न आएंगे जिसमें 10 अंक होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इस तरह ये अंकों का विभाजन 70 अंकों का है और इसके आधार पे अब हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर को हल करना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का सॉल्व मॉडल पेपर। इसको हम सॉल्व करेंगे आज और प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल करेंगे व्याख्या सहित और मानचित्र का डिटेल भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ओएमआर का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। प्रश्न 1 है कि जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर इसका क्वेश्चन आता रहता है और आया भी है, जो कि हम लोग हल कर रहे हैं इस मॉडल पेपर में। और इसके जो ऑप्शन है वो ये सामने रहे, जिसमें मैटरनिक, जोसेफ गैरिबाल्डी, नेपोलियन बोनापार्ट और ऑटो वान बिस्मार्क। अब आपको इसका सही जवाब ढूंढना है और सही जवाब ओएमआर में गोले को काला कर देना है। तो यहाँ पे इसका जब सही आंसर देखते हैं हम लोग तो करेक्ट आंसर इसका आ रहा है ए, मैटरनिक। ये किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। क्या कहा था? कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? और ऑप्शन है आपके सामने विलियम प्रथम, ऑटो वान बिस्मार्क, जोसेफ गैरिबाल्डी और कावूर। जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है बी, ऑटो वान बिस्मार्क। तो आपको ओएमआर में बी के सामने गोले को ब्लैक कर देना है। अपनी आप नोटबुक लेकर के बैठिए और पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, जहां से आप नोट कर सके और बाकायदा लिख करके आप तैयारी कर सके। क्योंकि पढ़ तो आप लेंगे लेकिन लिखने का अभ्यास कैसे करेंगे? तो आपको हर क्वेश्चन का सही जवाब लिखना पड़ेगा और जो डिटेल क्वेश्चन है उनका भी आंसर आपको यहां से लिखना पड़ेगा। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको जूम करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? जिसके ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध, अनाज आयात पर नियंत्रण और कृषि उत्पादों की अधिकता। जिसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो है बी। क्या है बी? उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध हुआ, जिसके कारण से ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद बढ़ते हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, है ना, एफ फॉर फंड, की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1942, 1943 और 1944। जिसका करेक्ट आंसर है डी, 1944।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। आप बोलते जाइए, उसको दोहराते जाइए और नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि अब लिख करके ही आपको अभ्यास करना है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जिस तरह से बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना है वैसा ही आपको अभ्यास करना होगा। तो इसके लिए आप लोग लिख करके ही अभ्यास करें। आगे देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस समस्या से संबंधित है? और ऑप्शन है जाति व्यवस्था, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, बाल विवाह। जिसका करेक्ट आंसर है ए, जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था की समस्याओं से संबंधित कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में सत्ता की साझेदारी किसके मध्य है? जिसके ऑप्शन है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य, राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। जिसका करेक्ट आपका ऑप्शन है ए, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। किस चीज की? सत्ता की साझेदारी है। कहां पे? बेल्जियम में। आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को किसमें दिया गया? ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में या उपर्युक्त सभी। जिसका करेक्ट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। इसका मतलब चाहे वो लोकसभाएं हो चाहे विधानसभाएं हो, सभी में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 8। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? ऑप्शन, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, किसी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, सभी धर्मों का समान आदर किया जाए, ए और बी दोनों। तो जिसका हम लोग सही आंसर देखते हैं डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों का मतलब क्या हुआ कि सांप्रदायिक की समस्या कब समस्या शुरू होती है? जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए और धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए, तभी सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ऑप्शन में 4, 5, 6, 7। जिसका सही जवाब है, जिसका सही जवाब आपके सामने है सी, 6। भारत में कितने राजनीतिक दल हैं? 6 राजनीतिक दल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? उत्तरदायी शासन, बहुसंख्यकों का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, कानून के समक्ष समानता। जिसका सही जवाब है बी, बहुसंख्यकों का शासन। तो किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सोपानी खेती की जाती है, जहां सीढ़ी बना करके खेत बनाए जाते हैं। जिसके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। जिसका सही जवाब है डी, उत्तराखंड। ये सही जवाब उत्तराखंड इसलिए है बच्चों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में समतल जमीन नहीं होती है, तो सोपान के रूप में, सीढ़ी के रूप में थोड़ी सी ऊंचाई दी जाती है, फिर क्यारी नुमा जगह में जमीन साफ करके वहां कृषि कार्य होता है, फिर ऊंचाई में सीढ़ी नुमा बनाई जाती है, और फिर तो जब दूर से हम लोग उस पहाड़ी क्षेत्र को देखते हैं तो सीढ़ी के आकार के खेत दिखाई देते हैं। तो ये सही जवाब कौन सा होगा? उत्तराखंड का होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जिसका ऑप्शन है 1970, 1972, 1974 और 1976। जिसका सही जवाब है बी 1972। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? जिसके ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क और अभ्रक। कोडरमा जो झारखंड में है, ये किस खनिज के लिए विख्यात है? ऑप्शन सही है डी, अभ्रक के लिए। सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन वहां से होता है, निकलती है खदान से। ये झारखंड में कोडरमा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? रबड़, मक्का, कपास, चावल। बहुत सरल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको आता है। सही जवाब सी, कपास। कपास काली मिट्टी में सर्वाधिक रूप से मुख्य फसल है जो कि उगाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा राज्य इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये पाइपलाइन नहीं फैली है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, इसलिए ये सी सही इसका जवाब होगा। महाराष्ट्र राज्य इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 16। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, उपर्युक्त सभी। जिसका सही जवाब डी, उपर्युक्त सभी। तो किसी भी देश का जो विकास है वो प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है, वहां की साक्षरता के स्तर पर भी और स्वास्थ्य स्थिति के ऊपर भी। क्योंकि विकास तभी होगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, साक्षर होगा और प्रति व्यक्ति आय वहां की अधिक होगी। तो सही जवाब क्या आएगा? डी, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो आपने बच्चों पढ़ा होगा कि जो जमीन से संबंधित क्रियाएं होती हैं, कृषि कार्य होता है, पशुपालन का कार्य होता है, वो प्राथमिक सेक्टर में होता है। जो उद्योग धंधे फैक्ट्री होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं। जो कम्युनिकेशन होता है, सेवा क्षेत्र होता है, वो तृतीयक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हमको मिल रहा है वो ए है, प्राथमिक क्षेत्र। दुग्ध उत्पादन क्रिया किस क्षेत्र में मानी जाएगी? प्राथमिक क्षेत्र में मानी जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? औपचारिक स्रोत बताना है, जिसमें ऑप्शन है बैंक, साहूकार, नियोजक और व्यापारी। तो जिसका सही जवाब है ए, बैंक। ऋण जो लिया जाता है उसका औपचारिक स्रोत बैंक ही आजकल के युग में माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल। जिसका सही जवाब है ए, भारतीय रिजर्व बैंक। जितने भी करेंसी नोट होते हैं, नोट जारी किए जाते हैं, वो कहां से जारी होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा ओएमआर का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20।
विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? नई कंपनियों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना और विकासशील देशों पर कब्जा कर लेना। जिसका सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी कर लेती हैं जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और इस तरह ये निवेश किया करती है। तो अब यहां से हम लोगों ने अपने मॉडल पेपर के 20 OMR वाले जो क्वेश्चन है MCQs बहुविकल्पी, ये बिल्कुल सही सही कर लिए हैं। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आगे बढ़ेंगे उसमें अब हमारे 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। खंड ब शुरू होता है, वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जो 80 शब्दों तक हमको उसका आंसर लिखना है। अब इस खंड बा में जो पहला क्वेश्चन है हमारे मॉडल पेपर का, वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आप गौर से क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको इसमें बताना है, लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामंदी आई तो भारत में क्या प्रभाव पड़ा, भारत कैसे प्रभावित हुआ, इसके बारे में लिखना है। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं कि आर्थिक महामंदी का जो भारत पर गंभीर प्रभाव पड़ा, पहली बात इसको ध्यान कर ले, और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, उद्योग धंधे बंद होने लगे और बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ने लगी। जब उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, निर्यात में गिरावट आ गई, लोगों की जो क्रय शक्ति थी, खरीदने की शक्ति थी, वो कम हो गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। ये आपका जवाब है। आप इसको जूम करके नोट कर लीजिएगा और भली भांति लिखने का अभ्यास जरूर करिए। मॉडल पेपर पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद उसको लिखने का अभ्यास करिए आप। और ये बिल्कुल सरल भाषा है जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद इस प्रश्न में अथवा प्रश्न भी लगा हुआ है। अब प्रत्येक प्रश्न में अथवा जुड़ा हुआ है। तो अथवा प्रश्न में क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। आपको एग्जाम में एक ही करना होगा, चाहे प्रश्न पहला करिए या उसका अथवा करिए। अथवा वाले दोनों नहीं करने, लेकिन यहाँ हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर को तो अथवा वाले प्रश्न का आंसर भी हम आपको देंगे। कोई भी इसमें से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो करके अगली बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो प्रश्न हमारा है विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। अब आपको 2 कारण इसमें बताने हैं। तो जो विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण में पहला कारण क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास। तो जब हम व्यापार का विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पे करेंगे तब हमारी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रारंभ होगी। और नंबर 2 में दूसरा कारण क्या है? परिवहन और संचार के साधनों का विस्तार। ये 2 कारण आपको बताने हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के कौन कौन से हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास और दूसरा परिवहन और संचार साधनों का विस्तार। अब आइए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है भारत में राजनीतिक दलों के कोई 2 मुख्य कार्य लिखिए। यानी कि 2 कार्य आपको केवल बता देने हैं। जो भी राजनीतिक दल अलग अलग पार्टियों के हैं उनके 2 मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करते हैं, वो केवल इतना आपको बताना है। तो यहाँ पे अपने आंसर को देखिए कि कैसे लिखना है हमको। तो राजनीतिक दलों के 2 कार्य में पहला कार्य क्या है? चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है? जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। तो राजनीतिक दलों के 2 मुख्य कार्य हो गए। कौन कौन से? पहला हो गया चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, और दूसरा है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। अब आगे इसी दूसरे प्रश्न का अथवा प्रश्न भी आया हुआ है मॉडल पेपर में। अब अथवा प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखिए।
लोकतंत्र के दो चैलेंज हमें लिखने हैं। कौन कौन सी दो चुनौतियां हैं लोकतंत्र के सामने? तो इसके लिए पहली चुनौती है भ्रष्टाचार, कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैलता है, इसको कैसे रोका जाए। और जो दूसरी चुनौती है वो सामाजिक असमानता है। समाज उच्च नीच वर्ग में है, अमीर गरीब के वर्ग में है, अलग अलग जाति वर्ग में है। तो जो सामाजिक असमानता है ये चुनौती है, और भ्रष्टाचार, इन दो के बारे में आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। अब तीसरा क्वेश्चन भूगोल के पार्ट से है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। यहाँ पे आपको संसाधनों के प्रकार बताना है। अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है और अलग अलग आधार पे किया गया है। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पूछा जा रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उत्पत्ति के आधार पर लिख देना है कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। 2 प्रकार के संसाधन आपको मिल रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपको 2 प्रकार के संसाधन मिल रहे हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आगे बढ़ेंगे, अथवा का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है? ये 2 पार्ट में है। यानी कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पहला पार्ट 2 नंबर का, जिसमें आपको बताना है कि जैव विविधता क्या है, और दूसरा पार्ट मानव जीवन के लिए उपयोगी, 2 नंबर इसके मिलेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको बताना है कि जैव विविधता का क्या अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है जीव जंतुओं और पौधों की विविधता। और ये उपयोगी क्यों है? यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है और मानव को भोजन, औषधि व कच्चा माल प्रदान करती है। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अर्थशास्त्र से आपका पूछा जाएगा। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपको अंतर बताना है। बहुत ही सरल है बच्चों। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे खुली बेरोजगारी में व्यक्ति को काम नहीं मिलता, दिखता है कि वो व्यक्ति बेरोजगार है, प्रयास तो करता है रोजगार के लिए, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता। तो खुली बेरोजगारी इसको कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को काम नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें अधिक लोग काम करते हैं, काम कम होता है लेकिन उसमें जबरदस्ती लोग लगे होते हैं, अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूं, है ना। अधिक लोग काम पर उसमें कर रहे होते हैं, परंतु कुछ लोगों की आवश्यकता उसमें नहीं होते। अगर वे लोग हट जाए तब भी काम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। तो आपने डिफरेंस देख लिया खुली बेरोजगारी का और प्रच्छन्न बेरोजगारी का। अब इसी प्रश्न 4 का अथवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 में अथवा प्रश्न दे रहा है यहाँ पे, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करिए कि ऋण लेना, कर्ज लेना कितना जरूरी है विकास करने के लिए। तो यहाँ पे ऋण विकास में सहायक होता है, क्योंकि इससे उद्योग, कृषि और व्यापार को पूंजी मिलती है, क्योंकि पूंजी की जरूरत होगी। लेकिन यदि अधिक ऋण ले लिया जाए तो आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। ये इसका जवाब आप लिख देंगे। और इस तरह हमारा जो वर्णनात्मक फर्स्ट था, 4 अंकों के 4 क्वेश्चन थे, वो पूरा यहां से हुआ। अब हम लोग अपने अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पुनः पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, जो कि प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होगा। वर्णनात्मक 2 में ये भी खंड बी के अंतर्गत आता है, और चारों प्रश्न अथवा करके भी दिए गए होंगे। हम पूरे अथवा का भी यहाँ पे सही सही आंसर आपको देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 वर्णनात्मक 2 का, जो कि 150 शब्दों तक आपको लिखना है, 6 अंक का ये आंसर लिखना है।
तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ इसके पार्ट देखिए आप। पहला पार्ट है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, तो यहां से आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा जो दो सत्याग्रह आंदोलन है वो आपको बताना है, तो 2-2 नंबर वहां से मिल जाएंगे और इस तरह 6 अंक आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे? आंसर इसका है सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अन्याय का विरोध करना। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अन्याय का विरोध करना। ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि दो सत्याग्रह आंदोलन आपको बताने हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह में बल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि नैतिक शक्ति के द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध किया जाता है। अब आपको और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विरोधी के हृदय में परिवर्तन लाना होता है। ये तो आपका सत्याग्रह हो गया, लेकिन अब आगे इसी का पार्ट चल रहा है कि दो प्रमुख सत्याग्रह भी अभी आपको बताने हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए। कौन से सत्याग्रह आंदोलन थे? तो जिसमें पहला है चंपारण सत्याग्रह। ये कब किया गया? 1917 में किया गया। यह आंदोलन नील की खेती से पीड़ित किसानों के समर्थन में चलाया गया। गांधी जी ने किसानों की समस्याओं को उजागर किया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को नील की जबरन खेती समाप्त करनी पड़ी। ये पहला सत्याग्रह 1917 का हुआ। दूसरा दांडी नमक सत्याग्रह, ये 1930 में किया गया। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। इस आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को व्यापक रूप दे दिया और जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट है। आप मॉडल पेपर को भली भांति इसके आंसरों को नोट करते रहिए और फिर लिखने का अभ्यास करिए आप, तभी आपका पूरा अभ्यास बनेगा और तब आपको अनुभव हो जाएगा और नंबर आप बोर्ड में अच्छे ला पाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो पहले का अथवा होगा। इसमें है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, इसके कोई दो मुख्य कारण लिखिए। ये भी देखिए प्रश्न 3 पार्ट में दिया गया है। पहला है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, 2 अंक मिलेंगे। इसका क्या अर्थ है, फिर इसके 2 अंक हैं, और इसके कोई दो मुख्य कारण लिखिए, तब 2 अंक मिलेंगे। इस तरह 6 अंक मिलेंगे आपको। तो शुरू करते हैं इसके आंसर को हम लोग। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920 में प्रारंभ किया गया। ये आपको बता दिया गया कि आंदोलन कब चलाया गया। अब आगे, असहयोग का अर्थ है ब्रिटिश सरकार की नीतियों, संस्थाओं और कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से बहिष्कार करना। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को कमजोर करना था। ये इसका अर्थ हो गया। अब दो मुख्य कारण इसके हमको बताने हैं, किसके? असहयोग आंदोलन के। तो असहयोग आंदोलन के दो मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब घटा? 1919 में। इस अमानवीय घटना से देश भर में रोष फैल गया और जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। यह पहला आंदोलन था, इसका कारण था। दूसरा कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन। तुर्की के खलीफा के साथ हुए अन्याय के विरोध में भारतीय मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया। यह आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया और इस तरह आपका ये आंसर पूरा होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि ये भी 6 नंबर का है। भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब 4 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है। तो भारत में संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं,
पहला क्या, दो स्तर की सरकार होती है। भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं, दोनों को संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। देश में सभी सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करती हैं। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता क्या है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। इसके बाद चौथी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है और केंद्र राज्य विवादों का निपटारा करती है। इस तरह भारत में संघीय व्यवस्था की ये चार विशेषताएं हैं। इनको आप लोग क्रमबद्ध करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इस छठे क्वेश्चन के अथवा की ओर, कि अथवा में पूछा जा रहा है बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें बताना है बेल्जियम एक संघीय देश है। यहाँ सत्ता का बंटवारा केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और सामुदायिक सरकारों के बीच किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें समान शक्तियों के साथ कार्य करती हैं। भाषा के आधार पर सामुदायिक सरकारें बनाई गई हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है जो संविधान की रक्षा करती है। ये आपको इस आंसर में लिखना है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है। संसाधन का अर्थ बताते हुए इसके वर्गीकरण को समझाइए। तो आपको संसाधन का अर्थ बताना है और फिर इसका वर्गीकरण करना है। तो संसाधन का अर्थ, वे वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जिनका उपयोग संभव है, संसाधन कहलाती है। अब आगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आता है, जो चीज हमें प्रकृति से निःशुल्क रूप से प्राप्त होती है। जल, वन, खनिज, पवन, सौर ऊर्जा, ये सभी कुछ क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं हमारे। नंबर 2, मानव निर्मित संसाधन, जो मनुष्य जिन चीजों का बनाता है, जिन चीजों को, और उनका फिर उपयोग करता है, जैसे सड़क, मकान बनाना, मशीनें बनाना, ये मानव निर्मित संसाधन है। और तीसरा, मानव संसाधन, मानव अपने आप में स्वयं संसाधन है। जहां जनसंख्या की अधिकता होगी, ज्ञान होगा, कौशल होगा, वहां पे मानव एक संसाधन के रूप में अपना विकास करेगा। ये आपको इस 7वें प्रश्न में लिखना है। अब 7वें प्रश्न के अथवा को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 7वें प्रश्न के अथवा में पूछा गया है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे हैं जो अक्षय होते हैं, यानी कि नष्ट नहीं होते, कभी समाप्त नहीं होते और प्रदूषण कम करते हैं। अब इनमें से दो संसाधन कौन कौन से हैं गैर परंपरागत। नंबर 1, सौर ऊर्जा। ये कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, जो बिजली उत्पादन में उपयोगी है। आजकल हर जगह सौर ऊर्जा का सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट है, घरों में लाइट की व्यवस्था है, इसी से आटा चक्की चल रही है, पेट्रोल पंपों में यूज हो रहा है। तो सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पे यूज हो रहा है, जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और नंबर 2 में पवन ऊर्जा, हवा से प्राप्त ऊर्जा जो पवन चक्कियों से प्राप्त होती है। ये आपको इस अथवा के प्रश्न में आंसर लिख देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 6 अंक का।
प्रश्न 8, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? सभी की हमको व्याख्या करनी है। तो अब आर्थिक गतिविधियों को हम देखें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र, आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगी, पशुपालन आएगा, खनन कार्य आएगा। जितना प्रकृति से संबंधित चीजें है, भूमि से संबंधित, खेती से संबंधित, खनन कार्य है, पशुपालन, मुर्गी कार पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, ये सब क्या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, प्राइमरी सेक्टर में माने जाएंगे। दूसरा क्या है? द्वितीय क्षेत्र। इसमें उद्योग धंधे हैं, निर्माण कार्य जितना भी होगा कारखानों में, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और फिर तृतीय क्षेत्र आएगा जिसमें एजुकेशन, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, बैंकिंग है, सेवा सेक्टर है, आपका संचार है, ये सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आएंगे। तो ये आपको लिखना है इसमें यहाँ पे आर्थिक गतिविधियों का प्रश्न 8। अब इस प्रश्न 8 का 8वां भी दिया गया है मॉडल पेपर में। 8वां क्या कह रहा है प्रश्न? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो वैश्वीकरण अब आपको यहाँ पे बताना है, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं हम लोग। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इससे व्यापार बढ़ा है, तकनीक का विकास हुआ है, लेकिन छोटे उद्योगों को नुकसान और आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। ये इसका जवाब हो गया। इस तरह हमारे जो वर्णनात्मक प्रश्न थे ये पूरे हो गए, 6 अंक का भी पूरा हो गया। अब पार्ट बी आएगा जिसमें मानचित्र के लिए अब वो बात करेगा। मानचित्र के लिए पूछा जाएगा, यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न होंगे। 2 मानचित्र इसमें भारत के भरने पड़ेंगे, एक इतिहास सेक्शन से और एक भूगोल सेक्शन से। तो यहाँ पे मिक्स करके हमने यहाँ पे नोट किया है। आप इन प्रश्नों को देखिए, इनके आंसर को देखिए जो कि हमने व्याख्या दी है, और मानचित्र में भर करके भी हम आपको बताएंगे कि कैसे फिल करना है। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न में पहला पूछ रहा है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर जनपद में हुआ। तो सही जवाब क्या होगा? अमृतसर। जब आप नाम लिखेंगे अमृतसर तो आधा नंबर दिया जाएगा, और जब मानचित्र में अमृतसर को दर्शाएंगे तो आधा नंबर फिर मिलेगा, और इस तरह 1 नंबर मिल जाएगा। यदि इसकी व्याख्या कर रहे हम लोग, तो घटना का स्थान, यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ, जो स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित है। तत्कालीन पंजाब प्रांत में अमृतसर एक प्रमुख जनपद उस समय था, जिला था वो। ये आपका मानचित्र का पहला प्रश्न हुआ। इसके बाद मानचित्र का दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान सर्वप्रथम दांडी में नमक बनाना प्रारंभ किया। यह घटना 6 अप्रैल 1930 को हुई, जब उन्होंने साबरमती आश्रम से 387 किलोमीटर की दांडी यात्रा पूरी की। तो आपको सही जवाब क्या मिला? दांडी। नमक बनाने का कार्य प्रारंभ किया कहाँ? दांडी में। तो दांडी आपको दर्शाना होगा। और इसी में जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछा गया है कि सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है आपका, इसके बारे में भी वो पूछा जा रहा है। तो दांडी यात्रा का डिटेल क्या है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक तटीय स्थान है, जहां गांधी जी ने समुद्री जल से नमक निकालकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा था, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ शुरुआत हुई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका भी जवाब क्या होगा? दांडी होगा। अभी मानचित्र में हम लोग देखेंगे कि कैसे भरा जा रहा है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र दर्शाना है आपको। तो पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र रानीगंज है। यह भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में आसनसोल और दुर्गापुर के आसपास फैला हुआ है। यह वीरभूमि, बांकुरा, पुरुलिया जिलों और झारखंड के धनबाद तक विस्तृत है। क्या? रानीगंज क्षेत्र, जहां कोयला निकाला जाता है। तो इसको आपको दर्शाना होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मानचित्र में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह दर्शाना है आपको। तो भारत के पश्चिमी तट पर कांडला बंदरगाह, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू जिसे नाव सेवा कहते हैं, मारमुआ गांव गोवा, न्यू मंगलौर और कोच्चि प्रमुख बंदरगाह हैं और ये केंद्र सरकार के अधीन है। जो 12 बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन है, उनमें से 6 केंद्र सरकार की देखरेख में ये बंदरगाह है। तो कोई भी एक बंदरगाह आप इसमें से दर्शा सकते हैं, मानचित्र में दिखा सकते हैं आप। इसके बाद मानचित्र में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गुजरात का एक सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। तो जहां पे सूती वस्त्र के कारखाने सर्वाधिक लगे हों गुजरात में, तो गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद है। यह भारत का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है। अहमदाबाद में लगभग 67 से 72 तक सूती मिलें हैं, जो गुजरात को सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरे सबसे बड़े राज्य बनाती हैं। यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता अधिक है और कुशल श्रमिकों की वजह से उद्योग फल फूल गया। तो गुजरात में अहमदाबाद है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, ये भी हम लोग को फिल करना है। इसके अलावा भारत के किसी एक रेल प्रखंड का मुख्यालय दर्शाना है। तो भारत के उत्तर रेलवे प्रखंड का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो नई दिल्ली आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। उत्तर रेलवे भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, जिसके अंतर्गत अंबाला, दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर जैसे प्रभाग आते हैं और जिसका मुख्य रेल प्रखंड मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। तो हमको नई दिल्ली दर्शाना होगा यहाँ पे। आगे इसी में क्वेश्चन और मानचित्र में पूछ रहा है दामोदर नदी दर्शाइए। तो दामोदर नदी अभी हम आपको बता देंगे कि मानचित्र में कहाँ पे दर्शाई जाती है ये। और एक क्वेश्चन है वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटी। तो चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घटी थी। यह स्थान गोरखपुर जिले के चौरी चौरा कस्बे में स्थित है। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हिंसक संघर्ष हो गया, जिसमें भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी भी मारे गए। महात्मा गांधी ने इस हिंसा के कारण अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। यह घटना क्या थी? चौरी चौरा। कहाँ घटी? गोरखपुर जनपद में चौरी चौरा नाम के स्थान पर। तो आपको गोरखपुर भी मानचित्र में दर्शाना होगा। अब यहाँ पे देखिए मानचित्र को, मानचित्र में आपको फिल करना है। आप इसको जूम करके देखिए तो सबसे ऊपर देखिए आपको अमृतसर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह आप मानचित्र को फिल करना सीखिए बच्चों, जिसमें आप अपना पॉइंट बनाइए और स्केल की सहायता से उसको तीर के निशान से बाहर निकालिए और फिर वहां पे डिटेल लिख दीजिए कि ये कौन सा स्थान है और किससे संबंधित है। इसमें देखिए लिखा है अमृतसर, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी तरह आपका लाहौर लिखा है, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। फिर अहमदाबाद भी लिखा हुआ है देखिए, जहां पे सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र लगे हुए हैं। फिर इधर आपका देखिए दांडी लिखा हुआ है, जहां नमक आंदोलन तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। उसके नीचे देखिए आपका बंदरगाह दर्शाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है ये।
इसके बाद इधर दामोदर नदी देखिए आपको दर्शाई गई है कि कहां से निकल रही है और फिर बंगाल की खाड़ी में जा रही है। इस तरह दामोदर नदी दर्शाई गई है। फिर पश्चिम बंगाल में रानीगंज ये कोयला क्षेत्र भी दर्शाया गया है। फिर गोरखपुर चौरी चौरा का क्षेत्र दर्शाया गया है और ऊपर ये रेल प्रखंड मुख्यालय नई दिल्ली दर्शाया गया है। इस तरह आप मानचित्र को जब फिल करेंगे तो पूरे 10 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपके नंबर बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक आएंगे। मानचित्र बहुत जरूरी है, इसका आप इसी तरह भरने का अभ्यास करिएगा और आंसर देने का अभ्यास करिएगा। और इस प्रकार आज हम लोगों ने यूपी बोर्ड 2025 का मॉडल पेपर का पहला सेट हल कर लिया है और इसका आप लोग लिख करके अभ्यास कर लीजिए और जल्दी ही हम लोग अन्य विषयों के अन्य मॉडल पेपर सॉल्व लेकर के आपके बीच में आएंगे।